तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, बायो-सवार्ट लॉ। इसको प्रोनाउंस बायो-सवायर भी करते हैं, बट हम देसी लोग बिल्कुल जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे, बायो-सवार्ट लॉ। ये यूज क्यों होता है दोस्तों? बेसिकली हम यहां पर फाइंड करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने जितनी भी स्टडी की, फोर्स निकाला चार्ज पार्टिकल पे, एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स निकाला। कब निकाला? जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से? हम आज देखेंगे कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होती है। और मैंने शुरू में, इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल हो, अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। सिमिलरली एक करंट एलिमेंट, करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वो क्या वैल्यू होती है वो हमें देखिएगा इस लॉ से। ये लॉ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, तो आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया DL एलिमेंट जिसकी डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन सेम है। नाउ I want to find the magnitude of magnetic field at point P due to DL एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है हम वो निकालेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इस पॉइंट से सबसे पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये मेरा R वेक्टर हो गया, करेक्ट पोजीशन। DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में एंगल मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से हमें पता पड़ा कि जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो करंट पे डिपेंड करती है। क्या पे डिपेंड करती है? जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर जितना बड़ा एलिमेंट लेंगे उतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। थर्ड थिंग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन थीटा है, राइट। थीटा क्या है दोस्तों? एंगल बिटवीन DL एलिमेंट एंड R वेक्टर, ठीक है। तो वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। और लास्ट चीज हमें पता पड़ी कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा मेरी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन कम होता जाएगा, ठीक है। तो इन चारों को अगर मैं सम अप करूं तो मेरा आता है मैग्नेटिक फील्ड dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर, IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर, ठीक है। नाउ when you remove this proportional sign you have to bring some constant, और वो कांस्टेंट की वैल्यू भी यूनिक है थोड़ी आप लोग के लिए। वो होगी बेसिकली dB is equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta by R square, राइट। पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा mu naught by 4 pi IDL sin theta by R square, mu naught by 4 pi IDL sin theta by R square, राइट। अच्छा, अब मान लेते हैं हम कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी, अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये है 4 पाई IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाता हूं, मैं डायरेक्ट इसको सम अप कर दूंगा बाद में। मान लीजिए मैंने B, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वेक्टर फॉर्मेट में तो कैसे लिखेंगे? mu naught by 4 pi I dl क्रॉस R, या dl क्रॉस R क्या आप ले लो, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मतलब एक चीज यहां समझ में आ रही होगी कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। इस चैप्टर में थर्ड फोर्थ टाइम क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, आपको वही राइट हैंड चलाना है। इसलिए मैंने आपको बोला था पूरा चैप्टर अपन राइट हैंड से सॉल्व कर देंगे। सो यहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया है dl क्रॉस R कैप। R कैप क्या है दोस्तों? यूनिट वेक्टर अलोंग R वेक्टर, R एक्सिस, ये वाली ये डायरेक्शन है ना, और dl ये है। इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दोस्तों तो हम सिर्फ वो दो एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो एक दूसरे के
परपेंडिकुलर हो। दूसरी चीज, हमेशा आंसर इन दोनों के परपेंडिकुलर आते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्शन उसकी होगी इसके परपेंडिकुलर, डीएल के परपेंडिकुलर होगी, आर यूनिट वेक्टर आर के या आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं इसको कैप की जगह वेक्टर के फॉर्मेट में लिखूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। मुझे पता है दोस्तों यूनिट वेक्टर इज नथिंग, इट इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो मैंने आर वेक्टर बाय आर, तो आर आर क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। ये म्यू नॉट बाय 4 पाई, दोस्तों ये म्यू नॉट बाय 4 पाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई इज अ कांस्टेंट वेयर म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई इज 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट क्या होता है दोस्तों? दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आपने ध्यान हो आपको, तो आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में, क्या होता था वो? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिमिलरली यहां पर ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सो नाउ फ्रेंड्स, we will calculate the magnetic field due to a current carrying straight wire। कैसे? यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। यहां पर हमें एक करंट कैरिंग वायर गिवन है, मान लीजिए वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, राइट। ये फाइनाइट साइज का है, ये वायर यहां से यहां तक एग्जिस्ट करता है। मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ओके। तो कैसे करते हैं दोस्तों? सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये मस्ट है। मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, मान लिया मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ओके। अब ये जो टॉप पॉइंट है ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? ये मान लीजिए ये एंगल बना रहा है कुछ बीटा, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये ऑपोजिट सेंस में एंगल बना रहा है अल्फा, राइट। एक एंगल मैंने क्लॉकवाइज दिया है और एक एंटी क्लॉकवाइज दिया है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और नीचे वाला एंगल क्लॉकवाइज है, ओके। अल्फा बीटा बना रहा है, ठीक। अब मुझे इस वायर के थ्रू क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से समझते हैं ना, एक एक चीज समझ में आएगी, और अगर ये समझ में आ गया तो इसका आगे का पूरा 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 चैप्टर समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, हमें क्या चीज निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले काम करता हूं, मैं छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको अलग ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक एलिमेंट लिया हमने, कितना एंगल पे दोस्तों? थीटा एंगल पे डी थीटा लेंथ का एलिमेंट लिया, डी थीटा स्मॉल एलिमेंट, राइट, ओके। यहां से भाई इसकी जो लेंथ थी ये कितनी थी? डी वाई। लेंथ कितनी थी इसकी? डी वाई। यहां से यहां तक आप देखेंगे एलिमेंट, इसकी लेंथ आ जाएगी डी वाई, ओके। नाउ ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, करेक्ट। अब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। क्या हमें पता है जो ये डीएल है वो ऊपर वाले डायरेक्शन में जा रहा है, करंट जिस डायरेक्शन में करंट जाती है उस डायरेक्शन में डीएल जाता है, राइट। बायोट-सैवर्ट लॉ बोलता है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है छोटी सी, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखना, यहां चेंजेस क्या होने वाले हैं। यहां पर म्यू नॉट बाय 4 पाई तो एज इट इज रहेगा, आई एज इट इज रहेगा, आई में कोई दिक्कत नहीं है। डीएल एलिमेंट हमने वहां पे डीएल माना है, हमने यहां पे क्या माना है? डी वाई, तो हम यहां लेंगे डी वाई, कोई दिक्कत। साइन थीटा दोस्तों, साइन थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। याद है अपन ने देखा डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। यहां पर आर वेक्टर मतलब क्या? मुझे ये निकालना इस पोजीशन, तो ये मेरा आर वेक्टर हो गया, ये मेरा डीएल, मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा, है ना। या फिर ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं ध्यान से, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा, मतलब जो डिजायर्ड एंगल है वो हमारा 90 प्लस थीटा है,
क्या ये कहानी आपको क्लियर है? क्यों 90 प्लस थीटा? हम एंगल लेते हैं, ये जो थीटा है ना दोस्तों, ये एंगल किसके बीच में? लेंथ वेक्टर और पोजीशन वेक्टर r, तो पोजीशन वेक्टर नीचे है, 90 प्लस थीटा करें तो जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये r स्क्वायर एक काम करता हूं मैं, यहां से एक काम करो दोस्तों, ध्यान से देखना, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं, cos थीटा क्या होगा? ये डिस्टेंस r है ना, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो r की वैल्यू क्या? a बाय cos थीटा रख दूं, a बाय cos थीटा, क्या की वैल्यू? r की वैल्यू, सो जाएगा a स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या क्या वेरिएबल है ध्यान से देखते चलिए, क्या क्या वेरिएबल है। अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये dy है, तो dy चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है, मतलब इस इक्वेशन में मेरे पास अभी भी दो वेरिएबल प्रेजेंट है। मेरे को रिमूव करने का एक वेरिएबल को कैसे रिमूव करेंगे देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूं, क्या लिखूं? tan थीटा कितना आएगा दोस्तों? tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस y बाय a, ठीक है। एक काम करो, इसको कर दो दोनों तरफ डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा tan थीटा का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू dy बाय a, ठीक है। मतलब dy की वैल्यू मैं ऐसे लिख दूं a इंटू secant स्क्वायर थीटा d थीटा, dy की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? a इंटू y बाय a ऊपर है, तो dy की वैल्यू कितनी हो गई? a इंटू secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अब मैं यहां पुट कर रहा हूं इसको, ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई i dy की जगह a इंटू secant स्क्वायर थीटा d थीटा sin 90 प्लस थीटा क्या होता है दोस्तों? cos थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 1 बाय cos secant होता है, तो मैंने secant ताकि कैंसिल हो जाएगा, ये secant स्क्वायर थीटा से secant स्क्वायर थीटा कैंसिल, a से a कैंसिल। ओके, क्या बचा? म्यू नॉट बाय 4 पाई i अंदर बचेगा। अब मुझे क्या करता हूं? इंटीग्रेशन करता हूं, यहां से यहां इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। दोस्तों cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, म्यू नॉट i बाय 4 पाई sin थीटा। अब मेन बात एक और यहां पर ध्यान रखने वाली, लिमिट्स कहां से कहां तक रखना है दोस्तों। हमने एंगल कहां से कंसीडर किया? यहां से, इस पॉइंट से हमने एंगल लिया थीटा, लेकिन हमें तो कहां तक जाना है दोस्तों? ऊपर तक, हमें तो ऊपर तक जाना है, मतलब इस पॉइंट से बीटा एंगल तक जाना है। तो फाइनल पोजीशन तो हो गई बीटा, ये लिखो फाइनल पोजीशन बीटा। लेकिन जब आए थे तब तो हमने इस डायरेक्शन में लिया था, तो ये दोनों का सेंस अलग अलग है, इसका सेंस क्लॉकवाइज है, इसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एक एंगल अगर पॉजिटिव है तो दूसरा एंगल नेगेटिव है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब फर्स्ट एंगल कहां से कहां तक? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है। मतलब मुझे यहां से एंगल लेता हूं तो माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक? माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा तक। ये चीज अगर आपको समझ में आई है तो आपको चीजें काफी सारी क्लियर हो जाएगी। ये हो गया माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा तक। अब वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों, जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका साइन बीटा माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फा। मैं यहां लिख देता हूं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन ऑफ बीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ माइनस अल्फा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाल के दिया है हम कि इससे हम बहुत सारी चीजें काफी आसानी से कर लेंगे। लेकिन आपको यहां पर ध्यान क्या क्या रखना है वो सुनिए। सबसे पहले जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो वहां से वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। पहली बात उसको लिखता हूं मैं a, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, a क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से कहां तक? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है।
फिर निकालना है आपको दोनों पॉइंट के द्वारा बनाए गए एंगल, दोनों पॉइंट के द्वारा बनाए गए एंगल कहां से, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। दोस्तों ध्यान रखना, तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे, एक क्लॉकवाइज सेंस में एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। ऊपर वाला हम लेते हैं क्लॉकवाइज सेंस में, नीचे वाला लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ओके। यहां पर तो दोनों क्या है, साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, दोनों को ऐड करना है अपने को बस। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। Now friends, as we have discussed about the magnetic field due to a wire, due to a finite wire, its expressions comes out to be mu naught by 4 pi into I into sin alpha plus sin beta, or you can write sin beta plus sin alpha. हमें क्या चीज ध्यान रखना है, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और वो वायर उस पॉइंट से टॉप पॉइंट का कितना एंगल बन रहा है और बॉटम पॉइंट का कितना एंगल बन रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और एक क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। दोनों चीज पता होनी चाहिए। अब हम इसी पे बेस्ड कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं। स्पेशल केस नंबर 1, जब मेरा वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट हो, अगर डिस्टेंस, क्या दोस्तों, अगर डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, और अगर मैं पॉइंट यहां लेता हूं एकदम क्लोज, अगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर is very small in comparison to the length of the wire, then I can assume that point to be at the wire to be infinite wire for that point. क्या समझ में आया? अगर मान लीजिए इतना सा वायर, ये इनफाइनाइट है फाइनाइट, ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, ये दोस्तों डिपेंड करता है। ये हम लोग देख रहे हैं, छोटा सा वायर है तो छोटा सा वायर है माना, लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालूं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना पास निकालूं, तब ये जो लेंथ डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये बहुत कम है इसके लेंथ के कंपैरिजन में, इसलिए मैं फॉर दिस पॉइंट आई कैन अज्यूम दैट द वायर इज हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, द वायर इज हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। लेकिन अगर सेम वायर के लिए मैं ये पॉइंट ले लेता, सेम वायर के लिए अगर मैं ये पॉइंट लेता, तब मैं इसको इनफाइनाइट नहीं बोलूंगा दोस्तों। बस यही चीज दिखाना है कि इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। आपके हिसाब से हो सकता है किसी की हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो, तो आप बोलते अरे आप तो चींटी बराबर हो और ये तो इतना बड़ा है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपके कंपैरिजन में इनफाइनाइट हो जाता है। बस यही खतरा कंपैरिजन है, आपको समझना है। चलिए अब देते हैं इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर मतलब उसको ऐसे डैश ऊपर से बनाते हैं, फिर वायर बनाते हैं, फिर डैश नीचे करके खत्म कर देते हैं। वो बोलते हैं कि इस पॉइंट पे जो कि a डिस्टेंस दूर है, यहाँ पर हमें क्या निकाल के दो, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दो। मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देना है, मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई साइन इनटू आई इनटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइडेड बाय डी या ए, जो भी होता है, ए लेते हैं अपन। नाउ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, ये तो एज इट इज आएगा, ठीक है। अब एंगल देखते हैं दोस्तों, जब मैं टॉप पॉइंट पे चले जाता हूं, देखो दोस्तों, बढ़ाते 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 एंगल ये इनफाइनाइट कब हो जाएगा, जब इनफाइनाइट तब हो जाएगा जब मुझे ऑलमोस्ट 90 डिग्री दिखेगा। ऑलमोस्ट 90 डिग्री मतलब 89.99 के आसपास मान लो, ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब दोस्तों अल्फा भी लगभग 90 होगा और बीटा भी लगभग 90 होगा। देखो नीचे भी इनफाइनाइट, सेम कहानी होगी, मतलब उस पॉइंट को दिखेगा कि वायर उधर भी बहुत ऊपर है और उधर भी बहुत ऊपर है, क्लियर। तो यहाँ पर साइन 90 कितना होता है, 1 प्लस 1 2, तो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय ए। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते रहेंगे, हम इसे फ्रीक्वेंटली यूज करते रहेंगे, ठीक है। केस 2 सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। अब सेमी इनफाइनाइट मतलब एक पॉइंट पे जो एंड है वायर का, वहां पे मेरा पॉइंट होगा और दूसरी तरफ से उसकी लेंथ काफी ज्यादा होगी। मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट भी और दूसरे एंड से इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसको होता है सेमी इनफाइनाइट वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें बीटा क्या होता है, इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट का एंगल, ऊपर वाला पॉइंट नहीं है, तो बीटा कितना हो गया 0, अल्फा कितना हो गया 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री दोस्तों, क्योंकि यहां से नीचे देखूंगा मैं तो क्या ऑलमोस्ट 89.999999 डिग्री मिलेगा, राइट। सो आई कैन राइट हियर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए sin 90 प्लस sin 0, sin 90 प्लस
साइन 0, तो मेरा आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा, हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला, कितना आया, अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो इसके लिए आता है म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय ए या आई बाय आर, वेयर आर इज नथिंग, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। एक बात बताओ दोस्तों, जैसे जैसे मैं वायर से दूर जाता जाऊंगा, मान लीजिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, मतलब ए की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, इफ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन कि इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में फील्ड होगी, तो हमेशा याद रखिए डीएल क्रॉस आर, याद है दोस्तों, डीएल क्रॉस आर मतलब डीएल मतलब आर वेक्टर और ये डीएल मतलब आई वेक्टर जिसके अलोंग करंट फ्लो हो रही है, और ये मेरा पोजीशन वेक्टर है। तो डीएल क्रॉस आर, ये देखो अंदर गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका राइट हैंड थंब रूल है, जब भी आपको कोई करंट कैरिंग कंडक्टर दिखे उसको भागते हुए जाओ, पकड़ लो सीधे हाथ से, सीधे हाथ से करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ लो। इतना अच्छा समझ में आएगा, इतना अच्छा समझ में आएगा फील के साथ बिल्कुल कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कहां बन रही है। जैसे ही आपने इस वायर को पकड़ा, कैसे पकड़ना है, एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आपका थंब और करंट की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, आपका थंब और करंट की डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये मैंने पकड़ लिया इसको। अब जैसे ये पकड़ूंगा इधर से, तो ये देखो इस पॉइंट पे अंदर जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। ठीक है, अगर हम मुझसे पूछते हैं कि इस पॉइंट बताओ, तो क्या करना है, आपको वायर को पकड़ना है और फिंगर्स को वहां टच करने की कोशिश करना है। वायर को पकड़ा, वायर को पकड़ के रखो यहां से और फिंगर्स को टच करो ऐसे, तो ये देखो कर्व जिस डायरेक्शन में इजीली कर्व हो रही हो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब यहां से आउटसाइड आएगी। इधर से क्रॉस बन रहे हैं और इधर से डॉट बन रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आर, जैसे जैसे अगर मेरा आर फिक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फिक्स है। अगर किसी पॉइंट से अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं तो उसका रेडियस फिक्स होता है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है दोस्तों वो सर्कुलर फॉर्मेट में ही बनेगी। और आपको ये भी पता पड़ेगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखूं B1, B2, B3, B4 तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेंथ B1 की ज्यादा होगी, देन B2, देन B3, देन B4। समझ में आया? करना कुछ नहीं है, वायर को हाथ से पकड़ लो, वायर को हाथ से पकड़ लो बस। किस हाथ से? सीधे हाथ से, सच दैट द डायरेक्शन ऑफ थंब एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी सेम। फिर जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे फिंगर्स को टच करने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, पहले वायर को पकड़ लिया मैंने, अब फिंगर्स को यहाँ टच करूंगा। कैसे करूंगा? ये देखो, फिंगर टच कर रहा हूं और फिर कर्ल करो वहां से। जैसे ही कर्ल करोगे आप तो आपको दिख जाएगा कि इस पॉइंट पे अंदर जा रहा है, इस तरफ, मतलब मेरी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स राइट, आपका टुवर्ड्स राइट, ठीक है, इधर। तो इस पॉइंट पे ये सर्कल बनेगा ऐसे। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं राइट हैंड थंब रूल की। मान लीजिए कि वायर ऐसा है जिसमें करंट ऐसी फ्लो हो रही है। हम एक वायर ले लेते हैं क्रॉस जिसमें करंट अंदर फ्लो हो रही है, ठीक है। एक वायर ले लेते हैं हम डॉट जिसमें करंट बाहर फ्लो हो रही है। एक वायर ले लेते हैं हम ये जिसमें करंट नीचे फ्लो हो रही है, ठीक है। इन सारे वायर्स में आपको सिर्फ डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज तो हमें क्लियर है कि बनेगा तो सर्कल, बनेंगे तो सर्कल, ठीक है। अगर ये वायर है तो इस वायर को पकड़ लो हाथ से ऐसे, ऊपर वाले पॉइंट पे अंदर जाएगा, इस वाले पॉइंट पे ऊपर जाएगा, नीचे वाले पॉइंट पे ध्यान से देखो बाहर आएगा, है ना, तभी सर्कल बनेगा ऐसे कंप्लीट। तो ये जो फील्ड होगी वो ऐसे बनेगी यहां से यूं, सच दैट इस पॉइंट पे बनेंगे क्रॉस, ऊपर बनेंगे क्रॉस, नीचे बनेंगे डॉट, ऊपर बनेंगे क्रॉस, नीचे बनेंगे डॉट। ओके, मान लीजिए करंट बाहर की तरफ है, करंट कैसी? ऐसे, ये वायर है और करंट फ्लो बाहर। अब क्या होगा? वायर पकड़ लो। जब वायर पकड़ोगे आप तो आपको सर्कल बनता हुआ दिखेगा, ये बने मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल, राइट। मैग्नेटिक फील्ड किस सेंस में होगी? इस सेंस में होगी। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। चलो दोस्तों इसका बताओ, अगर ये वायर में करंट अंदर जा रही है, मतलब वायर अंदर गई, ये करंट अंदर गया, इसको पकड़ लो ऐसे, सच दैट द करंट डायरेक्शन एंड थंब डायरेक्शन शुड बी सेम। इसको जैसे ही पकड़ा और हाथ घुमाया मैंने
तो ये आ गया हमारा क्लॉकवाइज। क्लियर? अब लास्ट आपको करना फटाफट। ये वायर स्ट्रेट वायर नीचे जा रहा है, स्ट्रेट वायर जिसमें करंट नीचे आ रही है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इसको पकड़ो, कैसे? ऐसे या नीचे? हाँ, थंब और इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अंदर और इस पॉइंट पे बाहर सर्कल बनेंगे। तो यहाँ पे बनेगा मेरा क्रॉस, यहाँ पे बनेगा मेरा डॉट। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मैंने अगर कंसीडर किया वायर, ध्यान से सुनना, अगर मैंने वायर कंसीडर किया और वायर में करंट ऐसी है, ठीक है, तो मुझे पता है कि राइट हैंड साइड पे बनेंगे क्रॉस। आपको ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है? इसका मतलब अगर प्रैक्टिकल डायग्राम बनाऊं मैं, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए। इनफाइनाइट पे जाके इसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जितना वायर के मैं क्लोज आऊंगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सिमिलरली मैं इस साइड डॉट बनाता हूं, तो डॉट के साइज भी क्या होते जाएंगे दोस्तों? रिड्यूस होते जाएंगे। क्या ये पिक्चर आपको क्लियर है? नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर और सर्कुलर आर्क। देखिए यहां पर एक सर्कुलर आर्क गिवन है, एक सर्कुलर वायर है और उसमें करंट मान लीजिए फ्लो हो रही है आई। हमने अभी तक सिर्फ स्ट्रेट वायर के लिए सीखा है, ठीक है? तो क्यों ना मैं इसको छोटे छोटे स्ट्रेट वायर में ब्रेक कर दूं? कर सकता हूं। कैसे? देखो, मान लीजिए इसको छोटा सा वायर, ये स्ट्रेट वायर ले लिया, 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 ये स्ट्रेट, इनफाइनाइट छोटे 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 स्ट्रेट वायर मिलके क्या सर्कल बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। बहुत बढ़िया। मान लीजिए ये डीएल एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है? डीएल एलिमेंट, ठीक है? ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है? तो यहां से करंट कितनी फ्लो हो रही है डीएल एलिमेंट में से? आई फ्लो हो रही है, तो ये सब कांस्टेंट है। आर मतलब मुझे किस पॉइंट पे निकालना है दोस्तों? इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मेरे को सेंटर में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट। वी आर कैलकुलेटिंग एट द सेंटर, राइट? नाउ तो ये डिस्टेंस फिक्स हो गई, ये डिस्टेंस हर पॉइंट से फिक्स है, तो ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर बाहर, आई भी बाहर, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। शाबाश। डीएल इधर है, आर इधर है। देखो दोस्तों, आर वेक्टर दोनों में एंगल लेता है। आर वेक्टर मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री sin 91, तो ये हो गया 90 डिग्री sin 91। मतलब अंदर बचा इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल। अगर इंटीग्रेशन डीएल बचा तो ऐड कर दो डीएल 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 डीएल, सारे डीएल मिलके ऐड हो जाएंगे तो क्या टोटल सरकमफेरेंस आ जाएगी दोस्तों? टोटल सरकमफेरेंस आ जाएगी दोस्तों। अगर टोटल सरकमफेरेंस आ गई तो डीएल की जगह क्या मैं डायरेक्ट 2 पाई आर लग दूं? तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, ये बचा आर से आर कैंसिल, म्यू नॉट आई बाय 2r. This is the magnitude of the magnetic field at the center of a circle carrying current I or ring carrying current I. Mu naught by 2 I by r. देखो दोस्तों, इसमें और इनफाइनाइट में सिर्फ पाई का अंतर है। उसमें क्या था? म्यू नॉट बाय 2 पाई I by r. This is the magnetic field at any point. So दोनों में ध्यान रखना, पाई का अंतर है। चलिए अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। मतलब इस बार कंप्लीट रिंग नहीं है, पार्ट है जरा सा। तो मैं मान लेता हूं इसको भी क्या कंसीडर कर सकता हूं मैं? छोटे 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 गैया की छोटे छोटे ग्वाल। करेक्ट? कैसे? छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रेट वायर में मैंने कन्वर्ट कर दिया इनको। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा एंगल, ठीक है? तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं, टोटल लेंथ, क्या लेंथ हो जाएगी इसकी? आर थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, अब देखो, अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट लूं, तो ये डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर, क्या ये अभी भी परपेंडिकुलर? डीएल और आर हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, सर्कुलर, राइट? ओके, तो ये देखो, ये कहां? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या ये सब कुछ सेम एज इट इज? करंट भी कांस्टेंट,
रेडियस भी आर फिक्स और साइन थीटा भी 90। अब यहां पर जो मेरे पास रिजल्ट आने वाला है वो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये इट इज इंटीग्रेशन डीएल। इंटीग्रेशन डीएल में क्या करना है, मैंने टोटल लेंथ ली थी 2 पाई आर, यहां पे कितनी लूंगा मैं आर थीटा, ठीक है। तो कितना आ गया दोस्तों मेरा म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, एक आर से एक आर कैंसिल, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। देखो दोस्तों मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, म्यू नॉट आई बाय 2 आर सेंटर जैसे पूरे रिंग का होता था इनटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। देखो ये इतना जनरल फॉर्मूला निकाल लिया अपन ने कि ये हर के लिए काम आएगा। म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, ये याद रख लो, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, ये याद कर लिया। अब थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई कैसे, अगर मान लो कंप्लीट रिंग होती तो थीटा कितना होता 2 पाई, तो 2 पाई 2 पाई कैंसिल, मेरा आ गया आंसर म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर। अगर मान लो सेमी सर्कुलर रिंग है तो एंगल कितना सिर्फ पाई, तो यहां पे कितना बचेगा पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो क्या 1/4 हो जाएगा, मतलब म्यू नॉट बाय 4 आई बाय आर हो जाएगा, है ना। होता क्या है दोस्तों, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर ये अंदर ये अंदर ये अंदर ये अंदर ये अंदर ये अंदर, क्यों, क्योंकि मेरे को स्ट्रेट वायर की निकालना आती है, सर्कल की निकालना अभी हमने सीखी नहीं है, लेकिन स्ट्रेट वायर की तो आती है। अगर स्ट्रेट वायर ऐसे गया तो स्ट्रेट वायर को पकड़ लो, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है तो ये अंदर की तरफ जाएगी, इस पॉइंट पे निकालना है तो करंट इधर, ये इस पॉइंट पे जाएगा, सेंटर की तरफ मुझे पिंग करना है उसको, मतलब टच करना है उंगलियों से और देखना है उंगलियां किस डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है, ओके समझ में आ गया। अब अगर क्वार्टर रिंग के लिए होते, जैसे मान लो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, सेमी के लिए कितना होगा दोस्तों म्यू नॉट बाय 4 आई बाय आर, अगर क्वार्टर होती 1/4 तो क्या और आधा हो जाता, तो क्वार्टर के लिए कितना होगा, क्वार्टर के लिए होगा म्यू नॉट बाय 8 आई बाय आर। समझ आ रहा है, तो आपको रटना नहीं है दोस्तों, समझना है चीजों को समझना है। म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, थीटा बाय 2 पाई, आप एंगल पुट करते जाओ आपका आंसर आते जाएंगे, और आप वेरीफाई करने के लिए सेंटर वाला याद रख लो म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, ताकि इन केस आपको कुछ 2 की मिस्टेक हो या कुछ गलत कर रहे हो तो आप वेरीफाई कर सके अपने फॉर्मूले को। अब निकालते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि हम हर बार इसको सर्कुलर वायर को, मतलब सर्कुलर वायर को स्ट्रेट वायर क्यों अज्यूम करें, हमारे पास राइट हैंड की पावर है। कौन सी पावर है दोस्तों, राइट हैंड की पावर। आपको जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो दोस्तों, अपना राइट हैंड घुमाना। हम अभी तक क्या करते थे, हम वायर को जाके पकड़ लेते थे और उंगलियां घुमाते थे, लेकिन जब भी कोई सर्कुलर वायर हो तो उंगलियां उस डायरेक्शन में घुमाना जिस डायरेक्शन में करंट हो, उंगलियां उस डायरेक्शन में घुमाना जिस डायरेक्शन में करंट हो, उंगलियां उस डायरेक्शन में घुमाना जिस डायरेक्शन में करंट हो। देखो दोस्तों करंट इधर है, ये घुमाई मैंने उंगलियां, क्या अंदर आ गया, ये घुमाई मैंने उंगलियां, क्या अंदर आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, बस ऐसा समझना। जब स्ट्रेट वायर हो तो पकड़ लो सच दैट द थंब शुड रिप्रेजेंट करंट, और जब सर्कुलर वायर हो तो घुमाओ फिंगर्स सच दैट द फिंगर्स शुड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दोगे, चेंजेस कर दोगे आप, तो पूरा चैप्टर आप सीधे हाथ से कर सकते हो। राइट हैंड में बड़ी पावर होती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। यहां पर हमें करंट कैरिंग सर्कुलर लूप गिवन है और इस लूप के हमने अभी सेंटर पे निकाला था। सेंटर पे फॉर्मूला कितना आया था, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द लूप। बट हमें इस बार किसी डिस्टेंस x पे निकालना है, ये r है रेडियस और किसी डिस्टेंस x पे निकालना है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करने के पहले एक बार आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते कैसे हैं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लूं और स्ट्रेट लाइन में करंट इधर फ्लो कर रहा हूं आई, तो दोस्तों मुझे प्यार से बता दो कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आने वाली है, और सही बताना, कोई गलती नहीं होना चाहिए। चलिए तो आपने आंसर बता दिया होगा, डॉट आ गया क्रॉस। क्या करना है, आपको थंब रखना है अपने करंट की डायरेक्शन में। मान लीजिए जो रेड है ये आपको करंट की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, और ये जो ब्लू पेन है ये आपको क्या बताएगा, दोस्तों, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो कैसे, मैं इस पॉइंट पे इसको कर्ल करूंगा,
इस पॉइंट पे इसको कर्ल करूंगा, ये देखो अंदर जा रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पे अंदर जा रहा है। सिमिलरली अगर मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है, यहां निकालना है इधर, तो क्या करूंगा, आर ये बाहर आ गए, मतलब यहां से डॉट बनेंगे और यहां से क्रॉस। ये चीज समझ में आ रही? मतलब मैं सिखाना ये चाहता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस वेक्टर मतलब वायर से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं तो मैग्नेटिक फील्ड उस डिस्टेंस के भी परपेंडिकुलर होगी। बस ये सिखाना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए अब ये लूप है, मान लीजिए इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये लूप ऐसा है, ऐसा लूप है, ऊपर से करंट ऐसे फ्लो हो रही है, फिर ऐसे 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 करंट नीचे से अंदर की, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक। चलिए तो करंट मैंने ऐसे अज्यूम कर ली, ये ऐसे ना। चलो अब मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, इतना सा एलिमेंट लिया, डी एलिमेंट, ठीक है। अब डी एलिमेंट का मैं इफेक्ट देखूंगा इस पॉइंट पी पे, ये मेरा आर वेक्टर है, आर वेक्टर मेरा करेक्ट। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी, ध्यान से देखो, ध्यान से। तब दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, क्या इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, ये देखो मैं वापस से 90 डिग्री बनाता हूं, ये बना लिया और ये करंट वायर बना लिया। ये वायर, ये ब्लू वाला क्या शो करता है, वायर में करंट की डायरेक्शन, और सॉरी रेड वाला क्या शो करता है, वायर में करंट की डायरेक्शन, और ब्लू वाला क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो वायर कैसे जा रहा है, ऐसे, और मेरा ये वाला जो पॉइंट है आर पॉइंट, वो यहां नहीं है, आर पॉइंट नीचे है, ऐसे। तो दिख रहा है आपको ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की, समझ आया दोस्तों? फिर से एक बार मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना, जैसे मान लो ये वायर है, थंब के वहां पे वायर है, और मुझे इस पॉइंट पे निकालना, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, ये ऐसे। अब इधर निकालना है तो ऐसा एंगल हो जाएगा, इधर निकालना है तो ऐसा एंगल है, इधर 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 ये घूमते जाऊंगा तो एंगल चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज होती आएगी, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इस वायर पे निकालना है, तो मैंने रिस्ट क्या रख दी, वायर यहाँ रख दिया, थंब इधर शो कर रहा है। अगर इस पॉइंट पे निकालना होगा, इस पॉइंट पे निकालना होगा दोस्तों, तो मैं क्या निकालता, डायरेक्शन ऊपर, लेकिन मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, ये ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे क्या इस रेडियस के परपेंडिकुलर है, आपको समझ में आ गया। ये है डीबी, ये डीबी क्यों लिखा मैंने, ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है इस छोटे से वायर के कारण, इस छोटे से वायर के कारण। बहुत बढ़िया, वाह वाह, मजा आ गया। चलिए अब करना क्या है, सिमिलरली एक एलिमेंट में इधर लेता हूं, तब इसमें करंट बाहर गया तो इसमें करंट अंदर जाएगा। अगर करंट अंदर जा रहा है, अगर करंट अंदर जा रहा है, देखना दोस्तों ध्यान से, करंट गया अंदर, करंट गया अंदर, वही डायग्राम बनाया हमने, ये करंट गया अंदर, लेकिन मुझे यहां नहीं निकालना, मुझे निकालना ऊपर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे गई, ऐसे, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। इन दोनों में कोई रिलेशन मत निकालना, अभी सिर्फ ब्लू लाइन और ये वाली लाइन और रेड लाइन और ब्लू लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पे ये भी क्या सिमेट्री डीबी ही होगी, क्योंकि यहाँ हमने छोटा एलिमेंट लिया है, डिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है। सिमिलरली एक वायर इधर लूंगा, एक वायर इधर लूंगा, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स भी आएगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड्स आएगी ये सब एक कोन के फॉर्मेट में आएगी, कोन के फॉर्मेट में आएगी। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द वायर होगा और एक परपेंडिकुलर टू वायर होगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा कंसीडर करता हूं तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा बाय सिमेट्री, ठीक है। चलिए अब मुझे पता है ये आर वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब अगर मैं एक लाइन खींचूं ऐसे, तो ये ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों 90 डिग्री पे दोस्तों, दोनों 90 डिग्री पे, और ये दोनों ब्लैक लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी 90 डिग्री पे। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। सिमेट्री से ये वाला एंगल भी थीटा होगा, करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, रिजॉल्व कर रहा हूं इसको, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा डीबी, ये हो जाएगा डीबी साइन थीटा, और ये हो जाएगा डीबी कॉस थीटा। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डीबी साइन थीटा, राइट। हमेशा जो कंपोनेंट थीटा के पास में होता है वो कॉस होता है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो कोण बना रहे थे, ये जो कोण बना रहे थे डीबी 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 मिलके, इनके ये वाले कंपोनेंट कौन से,
परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो लाइन के या एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जितने भी ऐड होंगे वो सब इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डीबीज साइन थीटा। मुझे डीबी ऐड नहीं करना है दोस्तों, डीबी के साइन थीटा कंपोनेंट ऐड करना है, डीबी के साइन थीटा, क्योंकि सारे साइन थीटा सेम डायरेक्शन में। मैं वेक्टर में ध्यान रखो, वेक्टर तभी ऐड करते हैं हम जब हमें डायरेक्शन का ज्ञान होता है, तो हमें डायरेक्शन पता है, ये सारे एक डायरेक्शन में हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin phi या sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू sin थीटा। देखो ये मैंने क्या लिखा दोस्तों, ये dv लिखा है मैंने, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin phi बाय r स्क्वायर इनटू sin थीटा। ये sin phi और ये sin थीटा अलग है। ठीक है, ये वाला थीटा कौन सा है जो हमने कैलकुलेट किया है, और ये वाला फाई क्या होता है, ये वो एंगल होता है जो dl वेक्टर और r वेक्टर, dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर करंट इधर फ्लो हो रही है, करंट इधर फ्लो हो रही है, अब r वेक्टर इधर है, तो dl अलोंग दिस लाइन है और r अलोंग दिस लाइन है। बोलो दोस्तों एंगल कितना दोनों के बीच में, एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं कोई भी वायर लूं जो इसके s डायरेक्शन में हो, ये xz में, हर एक्सिस इस प्लेन में क्या 90 डिग्री पे, तो हमें साइन यहां पर फाई की जगह मैं 90 रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर। चलो अब जो जो चीज कांस्टेंट है आप उसको बाहर ले आइए, किसके बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी स्मॉल r, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर i sin थीटा इंटीग्रेशन dl। देखो sin थीटा और r आप बोलेंगे कांस्टेंट है नहीं दोस्तों, मैंने ये पॉइंट फिक्स कर रखा है। अगर मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दिया इसका मतलब ये डिस्टेंस भी फिक्स है, ये डिस्टेंस भी फिक्स है, ये डिस्टेंस भी फिक्स है, ये एंगल भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, और तभी मैं उसको इंटीग्रेशन के बाहर लाया हूं क्योंकि वो कांस्टेंट था। dl, अब dl क्या होता है, दिल 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 क्या है दोस्तों, दिल सरकमफेरेंस के बराबर है। दिल dl जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं म्यू नॉट बाय 4 पाई i sin थीटा। अगर ये एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूं, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो लिख दो कैपिटल R बाय स्मॉल r। देखो स्मॉल r लिखूंगा तो ऑलरेडी r स्क्वायर है, तो यहां पर r क्यूब कर देता हूं, r स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, sin थीटा की वैल्यू कैपिटल R बाय स्मॉल r, तो r क्यूब कर दिया मैंने इनटू 2 पाई r इनटू 2 पाई r। ओके, अब 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, बचा 2। यहां पे कितना आ गया r, r की वैल्यू डाल दो दोस्तों, r क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा होगा, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2, सेम थिंग। चलो तो यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट बाय 2 i r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B ऑन द एक्सिस। क्या ये कहानी आपको क्लियर हो दोस्तों? आई होप आपको क्लियर हो। अब इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर सेंटर पे निकालना तो सेंटर पे x की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0। अरे इस पॉइंट को किसका ध्यान है, x कितना जाएगा 0। अगर मैं सेंटर पे निकालूं तो x की वैल्यू 0 पुट करो, ये कितना जाएगा म्यू नॉट i r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। तो ये 2 कैंसिल, ये बचा r क्यूब से r स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा r, तो मेरा आंसर आ गया म्यू नॉट i बाय 2r। क्या वही आंसर आया जो आना चाहिए? क्लियर दोस्तों। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। हमने अभी इस वायर के थ्रू इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली, राइट। कैसे निकाली दोस्तों, देखो यहां से हमने वायर लिया, dl क्रॉस r हमारा इस डायरेक्शन में आया। सिमिलरली मैंने सब को ऐड अप किया तो जो नेट डायरेक्शन आई वो आई टुवर्ड्स राइट, या ये मेरी b नेट की डायरेक्शन, करेक्ट। अगर मैं लेफ्ट साइड पे वायर के निकालता, यहां पे निकालता, तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये बाहर है और ये dl क्रॉस r, क्या ये इस डायरेक्शन में आता है, ये वेक्टर। सिमिलरली ये वेक्टर इस डायरेक्शन में आता, मतलब इन दोनों का अगर फिर से नेट निकालता तो तब भी वो राइट में आता। इसका मतलब अगर डायरेक्शन
इस वायर की करंट ऐसी है, करंट की डायरेक्शन अगर ऐसी है तो कहीं भी एक्सिस पे चले जाओ आपको मैग्नेटिक फील्ड हमेशा राइट डायरेक्शन में ही आएगी। जैसे अगर मान लो मैंने इसको इस वायर को ऐसे कर दिया तो अपने को कैसे दिख रहा है, करंट अभी एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। एंटी क्लॉकवाइज में अगर मुझे निकालना है तो क्या उंगलियों को ऐसे घुमाऊंगा मैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड, और वायर को अभी ऐसे घुमा दो तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। हमेशा माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, वहां से वहां तक हर जगह डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम होगा, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट ही होगी। अगर करंट की डायरेक्शन में चेंज करता हूं तो फिर मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी। ये चीज समझ में आती है? तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, अगर मैं ओरिजिन सेंटर पे मानूं तो इंफिनिटी पे 0 होगा और माइनस इंफिनिटी पे 0 होगा, और जो पीक पे होगा, मैक्सिमम होगा, वो कितना होता है दोस्तों, μ0/2 I/r, where r is the radius of the ring। अगर n टर्न्स है तो आप चाहें तो n का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो ग्राफ है वेरिएशन वो ऐसा होगा। क्लियर? चाहें तो आसमां को जमीन पे उतार लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बस ठान लीजिए। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।